जीएसटी में आपका स्वागत है। हम लोग गुप्त वंश तक अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन समझने का प्रयास करेंगे। कल हम लोगों ने गुप्त वंश तक पढ़ लिया था। गुप्त वंश के पश्चात जो आपको पढ़ना है वो पुष्यभूति वंश। ठीक है, पुष्यभूति वंश ये कहाँ था? ये थानेश्वर, हरियाणा में पड़ता। थानेश्वर, कहीं कहीं इस थानेश्वर भी लिखा है, तो दोनों में कोई अंतर आप नहीं मानेंगे। ठीक है। अच्छा, स्वतंत्रता का स्थापना किसने की, मतलब स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? तो वो है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के 3 संतान थी, मतलब 2 पुत्र, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। एक बेटी है राजश्री। 2 पुत्र 1 पुत्री। ठीक। अब राजश्री जो है उसका विवाह हुआ, जो विवाह हुआ ग्रहवर्मा के साथ। ग्रहवर्मा जो मौखरी शासक था, ग्रहवर्मा। मैं यहां लिख देता हूं मौखरी शासक। ठीक। यहां पर कन्नौज के थे ये, तो इनसे विवाह हुआ। इस समय मालवा के देवगुप्त ने, मैं लिख दे रहा हूं, मालवा के देवगुप्त ने जो ग्रहवर्मा है इसके राज्य पर आक्रमण किया और हत्या कर दी ग्रहवर्मा की। अब हत्या कर दी तो राज्यवर्धन ने दंडित करने का सोचा कि भाई अब ऐसे कैसे, दंड तो देना पड़ेगा। तो राज्यवर्धन चले इनको दंडित करने। तो राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, हराया और मार डाला। ठीक है। देवगुप्त के जो साथी थे शशांक गौड़ वंशी शशांक ने इनको धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी, मतलब मित्रता के लिए बुलाया और मित्रता करने के बुलाया, लेकिन हत्या कर दी शशांक ने। ध्यान दीजिएगा, ये वही शशांक हैं जिन्होंने बौद्ध वृक्ष कटवाया। बौद्ध वृक्ष, कौन सा बौद्ध वृक्ष? जिसके नीचे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, वही बौद्ध वृक्ष, उसको कटवा दिया था शशांक ने। आज के समय में जो महाबोधि वृक्ष है वो ओरिजिनल वाला नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो ओरिजिनल वाला नहीं है। तो शशांक ने ही बौद्ध वृक्ष को कटवा दिया था। ठीक, चलते हैं अगले पेज पे। अब शशांक को दंडित करने के लिए हर्षवर्धन, अब यही इनको उठना पड़ेगा ना भाई। देखिए, एक स्थानेश्वर की सीट है वो उसके लिए, और एक कन्नौज की सीट भी खाली हो गई है उसके लिए। अब दोनों ही सीट खाली है, आदमी सिर्फ एक है, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन क्या करता है कि कन्नौज को अपनी राजधानी बना लेता है। कन्नौज को अपनी राजधानी बना लेता है। और कहानी तो यहाँ तक मिलती है कि राजश्री कैद में होती है, कैद से छुड़ा देता है। कैद से छुड़ाने के बाद शशांक को की हत्या भी कर देता है। वो सब ठीक है, वो अपनी जगह है बात। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा परीक्षा उपयोगी कोई तथ्य नहीं है, इसकी चर्चा जरूरत नहीं है यहाँ पर खास। ठीक है, कहानी के तौर पर मैंने बोल ही दिया है, बात खत्म वहाँ पर। ठीक, तो ये हर्षवर्धन कन्नौज को राजधानी बनाए और अपना इन्होंने शुरू कर दिया कि भाई शासन शुरू कर दिया। ठीक, अब जो मेन अपना सिलेबस है वो यहाँ से शुरू होता है।
उस पर ध्यान दीजिए। अब हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और उस समय भारत का बहुत बड़ा हिस्सा, उत्तर भारत का, भारत ना को बोलूं, उत्तर भारत का बहुत बड़ा हिस्सा उसने विजित किया, जिसमें कश्मीर शामिल नहीं था। कश्मीर को वो नहीं जीत पाया हर्ष, ठीक है। तो उसने बहुत बड़ा हिस्सा जीता उत्तर भारत का, जिसकी राजधानी कौन थी? कन्नौज, ठीक। उसका एक युद्ध पुलकेशिन द्वितीय से भी हुआ, पुलकेशिन सेकंड से। ये पुलकेशिन सेकंड से युद्ध तो हुआ है, कहीं कहीं वो कोई स्रोत बताता है कि हर्षवर्धन जीता है, कोई स्रोत बताता है कि पुलकेशिन द्वितीय जीता है। लेकिन मैं आपको एक निष्कर्ष देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि ये हमारा, चलिए मैप नहीं बनाता हूं क्योंकि इसमें फिर समय लग जाएगा, 1 मिनट। मान लीजिए कि ये भारत है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये कर्क रेखा है। मान लीजिए अगर हर्ष जीता है तो उसका प्रवेश यहाँ होना चाहिए, अगर पुलकेशिन जीता है तो उसका प्रवेश यहाँ होना चाहिए। तो किसी में का कोई प्रवेश नहीं होता, दोनों अपने अपने राज्य में रहते हैं। तो कह सकते हैं कि कोई निर्णायक युद्ध नहीं हुआ, ठीक है, कोई निर्णय उस पर नहीं निकाला जा सकता है। मतलब हर्ष को, जो हर्ष के कवि हैं, हर्ष को बताते हैं विजेता। जो पुलकेशिन द्वितीय का आप स्रोत पढ़ेंगे तो पुलकेशिन द्वितीय को विजेता बताते हैं। तो यहाँ पर निर्णय नहीं निकल पाया, ऐसा आप मानेंगे, ठीक है। हर्ष के दरबार में हर्षवर्धन, सॉरी, भेनसांग आया। भेनसांग, 1 मिनट, भेनसांग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। भेनसांग, भेनसांग को ध्यान दीजिएगा, यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, यात्रियों का राजकुमार। आपसे पूछा जा सकता है कि भेनसांग किसके समय में आया, तो हर्षवर्धन, यात्रियों का राजकुमार। भेनसांग किस लिए आया? तो बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए आया, बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए, ठीक है। अगर पूछा जाए इसको किसने भेजा, तो ध्यान रखिएगा इसको किसी ने भेजा नहीं, यह अपने आप आया था बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए। किसी राजा वाजा ने इसको नहीं भेजा, इस चक्कर में मत रहिएगा, ठीक है। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि कश्मीर हर्षवर्धन के राज्य में नहीं था। ध्यान रखिएगा, कश्मीर राज्य में नहीं था, और कश्मीर के शासक से, कश्मीर से इसने बुद्ध के दांत, कश्मीर के शासक से बुद्ध के दांत, बुद्ध के दांत प्राप्त किए बलपूर्वक, ठीक है। बलपूर्वक का मतलब उसे डर था कि कहीं ऐसा ना हो क्या हम युद्ध हो जाए, हार भी जाए और जो राज्य भी जाए और ये भी जाए। तो ऐसा क्यों हुआ? हर्षवर्धन प्रारंभ से ही शैव था, शैव था, लेकिन भेनसांग के प्रभाव में आकर के ये बौद्ध बन गया हर्षवर्धन, और बौद्ध बनने के कारण बुद्ध का जो अवशेष है उसको प्राप्त करने का प्रयास किया। तो कश्मीर से इसने बुद्ध के दांत प्राप्त किए बलपूर्वक, ताकत के बल पर, ठीक है। क्लियर हो जाना चाहिए इस बात, इतनी बात। तो आगे चलते हैं। बस आपके मतलब हर्षवर्धन तक ही पढ़ना होता है, और हर्षवर्धन के बाद जो आप प्रवेश करेंगे वो राजपूत काल में है। लेकिन हर्ष की चर्चा हो और बाणभट्ट की चर्चा ना हो, ये हो नहीं सकता। बाणभट्ट, क्यों बाणभट्ट? ये दरबारी कवि है बाणभट्ट, ठीक है, दरबारी कवि है बाणभट्ट। इन्होंने कादम्बरी लिखी, कादम्बरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कादम्बरी लिखी। और इन्होंने हर्षचरित लिखी, हर्षचरित, कादम्बरी और हर्षचरित। हर्ष ने भी कुछ किताबें लिखी हैं, हर्षवर्धन ने भी कुछ किताबें लिखी हैं। कौन कौन सी लिखी हैं? प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, ये हर्ष की पुस्तकें हैं। और
ये बाणभट्ट की पुस्तकें हैं। आपसे पूछा भी जा सकता है बाणभट्ट किसके दरबार में था, तो हर्ष के दरबार में था। बाणभट्ट की पुस्तक के विषय में पूछा जा सकता है, मतलब बहुत चांस है यही सब पूछा जाएगा। बाकी ये तो सब कहानी है, अपनी जगह बात जाने दीजिए, ठीक है। आगे तो इसके बाद आपका जो हर्ष है, हर्ष के बाद हम लोग प्रवेश करेंगे राजपूत काल में। राजपूत काल में, ठीक है। राजपूत हर्ष के बाद कोई योग्य शासक नहीं होता है, और जो भारत का राज्य है वो छोटे छोटे राजपूत राजाओं के अधीन आ जाता है। और छोटे छोटे राजपूत राजाओं के अधीन आ जाता है तो बस उसी उन्हीं का हमें कुछ, सबका नहीं कुछ का इतिहास पढ़ना है। जैसे कि चौहान का पढ़ना होगा हमें, ठीक है। चौहान के बाद हमें पढ़ना पड़ेगा आपका जो सोलंकी शासक हैं उनको पढ़ना होगा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं थोड़ा ही। राष्ट्रकूट पढ़ना पड़ेगा, प्रतिहार पढ़ना पड़ेगा हमें, पाल पढ़ना पड़ेगा। राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल मेनली यही हैं ये। थोड़ा सा चौहान, और चौहान जब पढ़ेंगे तो हमें गहरवार पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमें वहाँ पर जयचंद से मुलाकात करनी है हम लोगों को, ठीक है। तो मेनली यही है प्रतिहार, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके बीच जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ है वो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक है। चालुक्य हम लोगों को भी पढ़ना है। चालुक्य, वही चालुक्य जिसके विषय में भी हम लोग बात कर रहे हैं, पुलकेशिन द्वितीय हम लोग कह रहे हैं, चालुक्य, ठीक। तो ये हम लोग अब राजपूत काल पढ़ेंगे अलग से। और हर्ष तक इतना ही इम्पोर्टेंट है। हर्ष में ध्यान दीजिएगा, शशांक को भी जरूर ध्यान दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पर भीमसांग का ध्यान देना है। और क्या ध्यान देना है, तो आपको ये किताब में ध्यान देनी है, ठीक है। आप एक चीज़ स्पष्ट हो जाइए कि फाहियान आप पढ़े थे और भीमसांग आप पढ़े थे, ठीक है। फाहियान आया है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, जो गुप्त काल जब हम लोग पढ़े थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ये आया है हर्षवर्धन के समय में। हर्ष से हा मिला लीजिएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। जब एक याद रहेगा तो दूसरा अपने आप उत्तर दे ही लेंगे, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो एक, अब आपको हम लोग अब कहाँ जाएंगे, तो अब हम लोग मूव करेंगे, एक मिनट, हम लोग अब आएंगे राजपूत काल पे। राजपूत काल पे हम लोग ध्यान रखिएगा सल्तनत काल और मुगल साम्राज्य, फिर मराठा। तो राजपूत काल से कोशिश करेंगे हम लोग कल राजपूत काल हम लोग का हो जाए, फिर सल्तनत काल, मुगल काल, मराठा की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कीजिए।